नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काव्य दोष का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि काव्य दोष किसे कहते हैं। विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने काव्य दोष को किस रूप में परिभाषित किया है, काव्य दोष के प्रकार कौन कौन से हैं, शब्द दोष क्या होता है, अर्थ दोष क्या होता है और रस दोष क्या होता है, इन दोषों के भेद कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं काव्य दोष किसे कहते हैं। जिन तत्वों की उपस्थिति से काव्य सौंदर्य की हानि होती है तथा रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है उसे काव्य दोष कहते हैं। यानी कविता में अगर कोई ऐसा तत्व है जिससे कविता के सौंदर्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रस के आस्वादन में बाधा उत्पन्न होता है तो उसे काव्य दोष के रूप में जाना जाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं। यानी कविता में अगर कोई ऐसा तत्व है जिससे कविता के मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो रहा हो, हानि हो रहा हो, तो उसको दोष के रूप में जाना जाता है। मुख्य अर्थ का मतलब है रस, यानी कविता का जो मुख्य अर्थ है वह है रस, इसलिए जिससे रस का अपकर्ष हो वही दोष है। यानी जिससे कविता में रस की हानि होती है उसी को आचार्य मम्मट के अनुसार दोष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य वामन को देख लेते हैं। आचार्य वामन ने काव्य दोष के संदर्भ में लिखा है, गुणा विपर्यात मानो दोष, यानी गुण का विरोधी तत्व दोष है। दोष जो है गुण का विरोधी तत्व है। गुण के विरोधी तत्व के रूप में दोष को आचार्य वामन ने परिभाषित किया है। आगे बढ़ते हैं, काव्य दोष के प्रकार देख लेते हैं कि काव्य दोष के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आचार्य मम्मट ने दोषों को मुख्य रूप से तीन भेद किए हैं। यानी काव्य दोष के प्रमुख रूप से तीन भेद आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया है और यही तीन भेद हिंदी में भी और संस्कृत में भी स्वीकार किए जाते हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। इन तीनों दोषों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि आचार्य मम्मट ने दोषों की कुल संख्या 70 मानी है। इसमें से जो 37 है वो शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं, 23 अर्थ दोष के अंतर्गत आते हैं और 10 जो है रस दोष के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख भेदों का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सबकी चर्चा शुरू करते हैं। पहला है शब्द दोष, यानी ऐसा दोष जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होगा उसे शब्द के दोष के रूप में जाना जाएगा। शब्द दोष के अंतर्गत पदांश यानी शब्दांश, शब्द यानी पद और वाक्य तीनों की गणना की जाती है। तीनों प्रकार के दोष इसमें आते हैं। इसके प्रकार को देख लेते हैं। प्रमुख प्रकारों की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहला है श्रुति कटुत्व दोष, जहां सुनने में कठोर लगने वाले शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है वहां श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। यानी कविता में अगर किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो सुनने में अत्यंत कठोर है तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। प्रज्ञान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, यहाँ जो विषयोत्कृष्टता शब्द है और विचारोत्कृष्टता शब्द है ये सुनने में अत्यंत कठोर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है च्युत संस्कृति दोष, यानी कविता में अगर व्याकरण के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष माना जाएगा। व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग जहां पर भी होगा वहां पर च्युत संस्कृति दोष माना जाएगा। जैसे पीछे मधवा मुँह साप दई अंगद रक्षा रघुपति कीन्हो। अब यहाँ पर जो पहली पंक्ति है पीछे मधवा मुँह साप दई, यहाँ पर जो मधवा शब्द है वह पुलिंग है, इसलिए क्रिया दई न होकर के दयो होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया भी पुलिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति है यहाँ रक्षा जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ पर किन्हो न होकर के किन्ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है व्याकरण के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए च्युत संस्कृति दोष यहाँ पर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो दोष है वह है अप्रयुक्त तत्व दोष, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो व्याकरण और कोश से सिद्ध हो किंतु प्रचलन में न हो तो वहां पर अप्रयुक्त तत्व दोष माना जाता है। यानी व्याकरण के हिसाब से तो ठीक हो लेकिन आम बोलचाल में या चलन में न हो तो उसे अप्रयुक्त तत्व दोष माना जाता है। जैसे पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श किन्हि बहुगाय, यानी यहाँ जो स्पर्श शब्द है यहाँ स्पर्श से जो अर्थ है वह ठीक है, दान के अर्थ में प्रयोग किया गया है। स्पर्श का अर्थ दान ठीक है, लेकिन प्रचलन में स्पर्श का अर्थ दान न होकर के छूना होता है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, इसलिए यहाँ पर जो है
अप्रयुक्तत्व दोष माना जाएगा। अगला दोष है असमर्थत्व दोष। जब हम किसी शब्द का प्रयोग किसी विशेष अर्थ की प्रतीति के लिए करते हैं और वह शब्द उस अर्थ की प्रतीति नहीं करा पाता है, तब असमर्थत्व दोष होता है। यानी कविता में हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी अर्थ को व्यक्त कर दे, लेकिन वह शब्द उस अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता है, उस अर्थ को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, तो वहां पर असमर्थत्व दोष पाया जाएगा। जैसे जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है। यहाँ शोध का अर्थ प्रतिशोध है, लेकिन प्रतिशोध का अर्थ देने में यह शब्द समर्थ नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ पर असमर्थत्व दोष माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो दोष है वह है निहितार्थत्व दोष। निहितार्थत्व दोष है जहां दो अर्थों वाले शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहां निहितार्थत्व दोष पाया जाता है। यानी एक शब्द है जिसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ प्रसिद्ध है और दूसरा अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, और कविता में अप्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर निहितार्थत्व दोष माना जाएगा। जैसे विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देती। अब जो विष शब्द है उसके दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है जहर और दूसरा अर्थ है पानी, और यहाँ पर पानी के अर्थ में प्रयोग किया गया है, जबकि जो प्रसिद्ध अर्थ है वह जहर है, और ऐसे जगहों पर निहितार्थत्व दोष पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है अश्लीलत्व दोष। जहां लज्जा, घृणा और अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। इस उदाहरण में जो जवानियों का लहू में तैर तैर कर नहाना एक प्रकार से घृणा का व्यंजक है, इससे घृणा पैदा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व दोष माना जाएगा। इसमें अश्लीलता का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लिष्टत्व दोष। जहां ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थबोध कठिनता से होता है, वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी जब अर्थबोध कठिनता से हो, अर्थबोध आसानी से न हो, हमको कविता समझ में न आए, तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। अहिरिपुपति प्रिय सदन है, मुख तेरो कमनीय। अहिरिपुपति प्रिय सदन है, मुख तेरो कमनीय। इस उदाहरण में कवि नायिका के मुख को कमल के समान रमणीय कहना चाहता है, किंतु कमल का अर्थ तक हम बड़ी कठिनता से पहुंचते हैं, इसलिए यहाँ जिस दोष का प्रयोग किया गया है वह है क्लिष्टत्व दोष। कविता के अर्थ को समझने में अत्यंत कठिनता होती है, इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। काव्य दोष का जो दूसरा प्रकार है वह है अर्थ दोष। अभी तक हम जिस दोष का अध्ययन कर रहे थे वो था शब्द दोष। अब जो है हम अर्थ दोष का अध्ययन करेंगे, और अर्थ दोष कविता के अर्थ के माध्यम से व्यक्त होता है, शब्द के माध्यम से नहीं व्यक्त होता है। देख लेते हैं इसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। पहला है ग्रामत्व दोष। वारु या ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग ग्रामत्व दोष कहलाता है। यानी ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का अगर हम कविता में प्रयोग करते हैं तो वहां पर ग्रामत्व दोष होगा। जैसे धनु है यह गौर मदायन नाही। यहाँ पर जो गौर मदायन शब्द है वो इंद्रधनुष के अर्थ में प्रयोग किया गया है, लेकिन इंद्रधनुष के अर्थ में जो गौर मदायन शब्द है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, बुंदेलखंड के गांव में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जिस दोष का प्रयोग किया गया है वह है ग्रामत्व दोष। आगे बढ़ते हैं। अगला दोष है दुष्क्रमत्व दोष। जहां किसी बात को सामान्य लोक नियम की अवहेलना करके प्रस्तुत किया जाए, वहां पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। यानी इसमें सामान्य लोक के नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। यहाँ पर 5 रुपए अगर नहीं दे पा रहे हो तो 10 रुपए देने की बात कही गई है। लोक नियम की यहाँ पर अवहेलना की गई है, क्योंकि अधिक मांग पूरी न होने की स्थिति में कम की मांग की जाती है, लेकिन यहाँ पर कम की मांग पूरी न होने की स्थिति में अधिक की मांग की गई है, इसलिए यहाँ पर जिस दोष का प्रयोग किया गया है वह है दुष्क्रमत्व दोष। आगे बढ़ते हैं। अगला है पुनरुक्तत्व दोष। जहां शब्द भेद से एक ही बात को बार बार कही जाए वहां पर पुनरुक्तत्व दोष होता है। यानी शब्द तो बदल गए हैं लेकिन अर्थ जो है एक ही चीज बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर पुनरुक्तत्व दोष पाया जाएगा। जैसे मैं निस्तेजों का तेज, युगों के मूक मौन की वाणी हूं। यहाँ पर जो मूक शब्द है
और मौन शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है, केवल बार बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्तत्व दोष माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कष्टार्थत्व दोष। जहां अर्थ की प्रतीति में कष्ट हो वहां पर कष्टार्थत्व दोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिल कर रसमय रहता यह भाव चरम है। यहाँ पर अर्थ की प्रतीति इतनी आसान नहीं है, अर्थ को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है, इसलिए जिस दोष का प्रयोग इसमें किया गया है वो है कष्टार्थत्व दोष, यानी बड़ी कष्ट से इसका अर्थ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रसिद्धि विरुद्ध दोष। जहां लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो वहां प्रसिद्ध विरुद्ध दोष होता है, यानी कविता में शास्त्र के नियमों के विरुद्ध वर्णन हो, लोक के नियमों का विरुद्ध वर्णन हो, तो वहां पर प्रसिद्ध विरुद्ध दोष माना जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदयगिरि पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला। यहाँ उदयगिरि का संबंध, यानी पिनाकी जो धनुष है शिव जी का, उसका संबंध उदयगिरि से बताया गया है, जबकि पिनाकी का जो संबंध है वह उदयगिरि से नहीं है, कैलाश पर्वत से है, इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध विरुद्ध चीज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जिस दोष का प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसिद्धि विरुद्ध दोष। आगे बढ़ते हैं। दोष, काव्य दोष का जो तीसरा प्रकार है वो है रस दोष। रस दोष, अभी तक हम लोग दो प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं, शब्द दोष और अर्थ दोष। तीसरा जो दोष है वो है रस दोष। सभी प्रकार के दोषों से रस का अपकर्ष होता है, यानी जितने भी दोष होते हैं उन सबसे कविता में रस की हानि होती है, किंतु सभी दोष नित्य नहीं होते हैं। रस दोष और अर्थ दोष अनित्य, शब्द दोष और अर्थ दोष जो होते हैं वह अनित्य होते हैं, और रस दोष जो होते हैं वह नित्य होते हैं, यानी हमेशा विद्यमान रहते हैं। रस के आस्वादन में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है उन्हें ही रस दोष माना जाता है, यानी कविता में कोई ऐसा तत्व हो जिससे रस दोष, मानी रस के आस्वादन में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे रस दोष के रूप में जाना जाएगा। रस दोष की जो संख्या है वो 10 है। एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। पहला है स्वशब्द वाच्यत्व। पहला जो दोष है वह है स्वशब्द वाच्यत्व, यानी कविता में अगर किसी रस का प्रयोग किया गया है और उस कविता में उस रस का नाम भी लिया गया है तो वहां इस प्रकार का दोष पाया जाएगा। दूसरा है विभाववाद की कष्ट कल्पना। विभाववाद की कष्ट कल्पना, यानी कविता में क्या करते हैं कि पढ़कर विभाव और अनुभाव का ठीक प्रकार से कल्पना नहीं कर पाते हैं, कल्पना करने में कठिनाई होती है, कष्ट होता है, तो वहां पर इस प्रकार का दोष पाया जाता है। तीसरा जो दोष है वह है परिपंथ रसांग परिग्रह। परिपंथ रसांग परिग्रह, यानी विरोधी रस के विभाववादी का वर्णन। जैसे कविता में अगर करुण रस का वर्णन किया गया है तो करुण रस के विभाववादी का प्रयोग न करके हम यहाँ पर भयानक रस का विभाववादी प्रयोग कर दिए हैं, तो इस प्रकार का दोष वहां पर पाया जाएगा। चौथा जो दोष है रस की पुनः पुनः दीप्ति, यानी कविता में एक ही प्रकार के रस का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार का दोष पाया जाएगा। पांचवा है अकांड प्रथम, यानी रस का अनवरस विस्तार। बिना किसी कारण के, बिना किसी औचित्य के किसी रस का अनावश्यक विस्तार प्रदान किया जा रहा है, तो वहां अकांड प्रथम दोष हो जाता है। छठवां है अकांड छेदन दोष। रस का अनवरस विच्छेद, यानी कविता में किसी रस की आवश्यकता है, उस रस का वर्णन हम कर रहे हैं लेकिन अचानक से उस रस का वर्णन बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर अकांड विच्छेदन दोष हो जाता है, यानी रस का विच्छेद हो जाता है, रस वहीं पर खत्म हो जाता है। सातवां है अंगभूत रस, यानी अप्रधान रस का विस्तार, यानी कविता में जो मुख्य रस है उसको विस्तार न प्रदान करके कविता का जो गौण रस है, अप्रधान रस है, उसको जब हम ज्यादा विस्तार प्रदान कर देंगे तो वहां पर इस प्रकार का दोष पाया जाएगा। आठवां है अनंग वर्णन, यानी जो प्रधान रस की निष्पत्ति में उपकारक न हो उसका वर्णन, यानी ऐसे चीजों का वर्णन जो प्रधान रस, जो मुख्य रस हो कविता में, उसमें सहायता न प्रदान करे, ऐसे चीज का अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो उसे अनंग वर्णन दोष माना जाता है। नौवां है अंगी की विस्मृति, यानी जो लेखक है, जो कवि है, उसका प्रधान रस से ध्यान हट जाए तो उसे अंगी की विस्मृति दोष माना जाता है। 10वां है प्रकृति विपर्यय, यानी पात्रों की प्रकृति के प्रतिकूल वर्णन।
यानी पात्र अगर शांत स्वभाव का है तो उसमें हम उत्तेजना दिखाते हैं, वीरता का वर्णन करने लगते हैं, तो यहाँ पर पात्रों के प्रकृति के अनुकूल वर्णन हो जाएगा और ऐसी स्थिति में प्रकृति विपर्य नामक दोष पाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि रस किसे कहते हैं, विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने रस की कौन कौन सी परिभाषा दी है, रस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।